नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को निलंबित किए जाने के मुद्दे और लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा विरोध लड्डुओं पर आ टिका। क्या हुआ ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आरजेडी की मिठाई, बीजेपी का पारा हाई। बिहार में काबा, प्रदर्शन कुर्ता फाड़बा। बीजेपी के विधायक सियासी गर्माहट, मिठास में क्यों कड़वाहट। नहीं खाइए भैया। अजब गजब बिहार, प्रदर्शन लड्डू मार। जमीन पर बिखरे पड़े लड्डुओं को देखकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ किसी भंडारे का आयोजन हो रहा था। ये मत सोचिएगा कि मथुरा वाली लड्डू मार होली यहाँ खेली गई थी। ये मत सोचिएगा कि बारात जाने के बाद लड्डू के डिब्बे गिरने से ये यहाँ फैल गए हैं, बल्कि ये तस्वीर बिहार की है, बिहार विधानसभा के बाहर की है। दरअसल बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन का बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि निलंबन वापस हो। इसी बीच खबर आई कि लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। बस फिर क्या था, इस खुशी में आरजेडी के विधायकों ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए। लेकिन ये मिठाई बीजेपी को कड़वी लगी तो विधायकों ने लड्डू फेंक दिए। आरजेडी और बीजेपी विधायकों में तकरार होने लगी। इसी बीच अरुण सिन्हा का कुर्ता फट गया। अब आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जब मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पानी को लेकर संग्राम छिड़ गया था। ये अंतरिम राहत है, इससे बरी नहीं हुए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा और मूर्ख लोग उनके साथी लड्डू बांट रहे हैं, हम लोग को भी आए थे डिस्टर्ब करने। ये अंतरिम राहत है, अब को ट्रायल होगा, उसमें साक्ष्य है, साक्ष्य होगा फंसेंगे, जेल जाएंगे, नहीं साक्ष्य होगा तो निकलेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उनकी मांग थी कि विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन वापस हो। इसी को लेकर चल रहे प्रदर्शन में बीजेपी विधायकों और राजद विधायकों में बहस हुई। शेखपुरा से राजद के विधायक विजय सम्राट भाजपा विधायकों के पास मिठाई बांटने पहुंचे। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि हमने मिठाई लेने से मना किया तो उन्होंने हमारे ऊपर डिब्बा फेंक दिया। इसी दौरान भाजपा विधायक अरुण सिन्हा से कहासुनी हो गई। भाजपा विधायक का आरोप है कि राजद विधायक उनके कुर्ते के ऊपर चढ़ गए और इससे उनका कुर्ता फट गया। जब हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, उसके बाद आज जो है, आज जब हम लोग बैठे थे तो आज लड्डू बांटने चले आए। फिर उसके बाद लोग कहे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चले जाइए, हम भी उसमें थे। बस वो धक्का देते हुए साइड से निकले और मुझे पूरा विश्वास है कि कुर्ता को चर से फाड़ते हुए, चर से जब आवाज़ किया, हमने जब पीछे देखा तो मेरा कुर्ता फटा। हम लोग अपना सा रहे हैं, अंदर में छोड़ दिया कि अपना चलाइए, बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर। इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। मैं गवर्नर के यहाँ प्रस्थान करूंगा। केसरी यादव पर कार्रवाई हो कि विधायकों को बाहर भी बैठने नहीं देता है। ये क्या गुंडागर्दी है। सियासत में भावनाओं और संवेदनाओं का मान रखते हुए एक दूसरे का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन सियासी लोग अक्सर विरोध करते करते राजनीति में प्रतिद्वंदी न रहकर खुद को दुश्मन मानने लग जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए किसी भी सूरत में सुखद नहीं हो सकता। विरोध प्रदर्शन तो हर किसी का अधिकार है, इसमें इल्म ये भी होना चाहिए कि किसी का अपमान ना हो। सियासी शुचिता की मर्यादाएं भी तार तार ना हो, लेकिन सियासी लोगों से ऐसी उम्मीदें करना बेईमानी सा लगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी हर राज्य के लिए अलग प्लानिंग कर रही है और इसी सिलसिले में गुजरात के लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है कि वहां 26 में से 22 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। और क्या कुछ प्लानिंग है, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2014 और 2019 में जीत के कीर्तिमान रचने वाली बीजेपी 2024 में मोदी की अगुवाई में हैट्रिक लगाने को बेहद बेताब है। इसके लिए बीजेपी ने बूथ लेवल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। हर राज्य के लिए बीजेपी की अलग रणनीति है।
मोदी के गृह प्रदेश यानी गुजरात पर बीजेपी का पूरा फोकस है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में यहाँ 26 की 26 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी और 2019 में भी बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी और बीजेपी अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है और इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2024 का मिशन रिपीट, जिसका फॉर्मूला है नो रिपीट। अब ये नो रिपीट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि नो रिपीट है सियासी भूकंप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस साल के चुनाव की तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन साथ में 2024 की तैयारियों के लिए पूरी तरह जुट गई है। और जिसमें अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सांसद हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं और उसमें ज्यादातर यानी 40% से ज्यादा सीटों पर टिकट काटी जाएगी, यानी कि सियासी भूकंप आएगा। अब गुजरात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिल के करीब है और वहां के नतीजे देश में एक बड़ा संदेश देते हैं, इसलिए 2024 का मिशन रिपीट सांसदों को नो रिपीट के फॉर्मूले से पूरा किया जाने की तैयारी चल रही है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। मौजूदा वक्त में 8 महिलाएं और 18 पुरुष यहां सांसद हैं। 2024 में महिला उम्मीदवारों की संख्या पार्टी बढ़ा सकती है, तो वहीं 22 मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। इसके अलावा नए चेहरों को भी यहां मौका मिल सकता है। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट भी मिल सकता है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं को झटका भी लग सकता है। जिन सांसदों का पत्ता कट सकता है उनमें पूनमबेन, रमेश धड़ुक, दीप सिंह राठौड़, दर्शना जरदोश, रंजनबेन भट्ट, मितेश पटेल समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी कई सांसदों का टिकट काटेगी ताकि 2024 में महाविजय की राह पक्की की जा सके। दरअसल इसमें बड़े से बड़े दिग्गज चेहरों को भी नाप लिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह है 2024 के मिशन को पूरा करने के लिए कई तरह के फॉर्मूले हैं, जिसमें मिशन नो रिपीट में आप युवाओं को जगह देना चाहते हैं, आप फ्रेशनेस लेकर आना चाहते हैं ग्राउंड में। कई ऐसे लोग हैं जो दिग्गज हैं अपने इलाकों के, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी है। महिलाओं को जगह देना चाहते हैं, नए युवाओं को और प्रोफेशनल्स को जगह देना चाहते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के मिशन के लिए तैयार है और उसको रिपीट करने के लिए फॉर्मूला नो रिपीट लागू करने का स्केच पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24, दिल्ली। और उधर अदानी मामले में जेपीसी की मांग करते हुए विपक्ष के 16 दलों के नेताओं ने ईडी को चिट्ठी लिख डाली है। सड़क पर उतरकर मार्च किया है। हालांकि मार्च को पुलिस ने रोक दिया और इस मार्च से टीएमसी और एनसीपी दोनों ने दूरी बनाई हुई थी। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर मार्च, कौन कितना साथ। सोलह दलों का दम 25 मिनट में खत्म। ठप है सदन का कामकाज। राहुल गांधी के शब्दों पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है और माफी की मांग कर रही है। सदन हो या सड़क, हर जगह बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। सदन में माफी के लिए राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा हो रहा है, तो केंद्र सरकार के मंत्री भी हमलावर हैं। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना,
और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। तो आज स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं और वो देश को अपमानित कर रहे हैं। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज 16 विपक्षी दलों के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई। हालांकि इससे टीएमसी और एनसीपी ने दूरी बनाई। इसके बाद 16 विपक्षी दलों के साथ संसद भवन से ईडी मुख्यालय के लिए कूच करते हैं। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। संसद भवन से विपक्ष का मार्च नजर आया। पोस्टर्स के साथ नारेबाजी, पुलिस ने रोका मार्च। हालांकि पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए प्रदर्शन कर रहे सांसदों को ईडी ऑफिस से 2.5 किलोमीटर पहले विजय चौक पर ही रोक लिया और सांसद ईडी ऑफिस नहीं जा सके। विपक्षी सांसद महज 25 मिनट तक विजय चौक पर प्रदर्शन करने के बाद संसद की तरफ लौट गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया है। वो बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी रोका जा रहा है। हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही। और जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने राजकीय विरोधियों को सिर्फ टारगेट कर रही है, जैसे सत्ताधारी लोग दूध के धुले हैं, दर्दन गंगा में स्नान कर कर यहाँ आते हैं और सिर्फ हमारे जैसे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हाँ, जेल में डालो, झूठे मुकदमे चलाई। लेकिन गौतम अडानी, जिसका इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के साथ मिलकर हो रहा है, उसके बारे में तो उनको कोई समन्स तक नहीं भेजा है। देखिए, बहुत अजीब बात है और हैरान करने वाली बात है। इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां और उन राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दल के नेता ईडी में क्या शिकायत करने जा रहे थे? दुनिया के सबसे बड़े घोटाले की शिकायत करने जा रहे थे। अडानी के महा घोटाले की शिकायत करने जा रहे थे। आप सोचिए कि जब देश के सांसदों को, जो 150-200 की संख्या में जा रहे थे ईडी ऑफिस शिकायत करने के लिए, उनको शिकायत करने की इजाजत नहीं है, तो समझ सकते हैं कि मोदी जी की सरकार किस तरह से अडानी को बचाने पे लगी हुई है। अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना जैसी वैसी आना चाहिए। प्रदर्शन में शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी के टीएमसी के सांसद शामिल नहीं हुए। वहीं संसद के इस सत्र में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इनमें लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश होने हैं। लेकिन हंगामे की वजह से सदन चल ही नहीं पा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात उमेशपाल हत्याकांड की, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक असद को नहीं पकड़ सकी है। लेकिन खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने तमाम शूटर्स को 1-1 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। मर्डर का प्लान, शाइस्ता ही मास्टरमाइंड। पेमेंट हुआ था एडवांस, अब बचने का नो चांस। दिन बीत गए 20, पुलिस दांत रही पीस। अतीक शाइस्ता का लाल भाग गया नेपाल। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और एसटीएफ के हाथ असद और बाकी 4 शूटर्स तक नहीं पहुंच सके हैं। हर रोज इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। असद समेत 5 शूटर्स पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज से लेकर लखनऊ, बरेली से लेकर बिजनौर, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और गुजरात के अहमदाबाद तक छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लग सका है। अब जो नई बात इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो ये है कि हत्याकांड से पहले इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम कार्ड खरीदे थे। इसके साथ ही फर्जी पते पर वो सिम कार्ड और मोबाइल खरीदे गए थे। वहीं शूटर्स को शाइस्ता ने 1-1 लाख रुपए दिए थे। मर्डर के बाद असद ने अपने फोन को लखनऊ में छोड़ा था। इसके अलावा पुलिस को गुमराह करने के लिए ये फोन छोड़ा गया था। वहीं असद की तलाश में नेपाल में छापेमारी भी हुई है। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जो 16 सिम कार्ड खरीदे गए उसे फर्जी नाम और पते पर खरीदा गया है। एसटीएफ उस दुकानदार तक पहुंच गई है जहां से ये मोबाइल और सिम कार्ड खरीदे गए थे। एसटीएफ ने उस दुकानदार से पूछताछ की है। पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने शूटर्स की धरपकड़ के लिए अपना जाल बिछा दिया है। उमेशपाल हत्या की पूरी प्लानिंग बरेली सेंट्रल जेल में हुई। जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूरे मर्डर ऑपरेशन की डील करता रहा। जेल में सिपाही से लेकर अधिकारी तक इसमें शामिल निकले। बिना आईडी पर अशरफ से गुर्गे जेल के वीआईपी स्पेस में मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल और 2 सिपाहियों का मर्डर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।